सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यूटेट की तैयारी कर रहे हैं और सामाजिक अध्ययन के शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत लगातार आप लोगों के साथ वीडियो लेकर के आता रहता हूं। बड़ी खुशी की बात है दोस्तों कि लगातार आज ये 15वीं वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आ रहा हूं। दोस्तों, 14 वीडियो इससे पूर्व आप लोगों को दी गई है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं दोस्तों, तो आपको डिस्क्रिप्शन में वो 14 की 14 वीडियो दिख जाएंगी दोस्तों, तो आप चाहें तो वहाँ से भी ले सकते हैं। मैं जैसा कि कई बार कहता हूं कि दोस्तों, यहाँ से ये सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षण शास्त्र होता है यूटेट में, ये स्कोर के लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है दोस्तों। और अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करते हैं तो लगभग 45 से 50 मार्क्स आपके यहाँ से बन जाते हैं नॉर्मली। क्योंकि पिछले साल की जो वीडियोस मैंने बनाई थी, 20 वीडियो बनाए थे दोस्तों, लगभग 48 से 50 क्वेश्चन वहां पर पूछे गए थे दोस्तों। तो इसलिए आप निसंदेह होकर के मेरी इन वीडियोस को देखिए और इनसे रिलेटेड क्वेश्चनों को पढ़िए दोस्तों। आपको डेफिनेटली आपका एक अच्छा स्कोर खड़ा होगा दोस्तों वहाँ पर। तो आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध रहेगा दोस्तों कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि भारत के किस राज्य में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन भारत में किस राज्य में होता है? यहाँ पर ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या कर्नाटक। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत में, कौ से कॉफ़ी, कौ से कर्नाटक। याद रखेंगे, कर्नाटक में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों। और अगर विश्व में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादक देश है तो वो ब्राज़ील है दोस्तों। कई बार पूछ लिया जाता है, ब्राज़ील में विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी के बागान है दोस्तों। कहुआ या कॉफ़ी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। यहाँ पर ऑप्शन है हम भारत के लोग शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से। तो याद होगा दोस्तों आपको, भारत की अगर प्रस्तावना हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग से ही ये प्रूव हो जाता है कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है दोस्तों। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हम भारत के लोग, या फिर इंग्लिश में कहें तो वी द पीपल आर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो भारत के लिए लौकिक सार्वभौमिकता है। स्टार्टिंग जो हमारा संविधान की जो प्रस्तावना स्टार्ट होती है वो होती है हम भारत के लोग से दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ठीक है, तो संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के जो आदर्श हैं दोस्तों, उसे कहाँ देखा जा सकता है? यहाँ पर ऑप्शन है भाग 1 प्रस्तावना, भाग 3 या भाग 4। आपको पता है भाग 1 में संघ और शासित क्षेत्र हैं, प्रस्तावना है। भाग 3 में आपके दोस्तों मौलिक कर्तव्य हैं और भाग 4 में आपके क्या हैं? नीति निर्देशक तत्व हैं राज्यों के। तो जो मेन आदर्श जो देखे जाते हैं भारतीय लोकतंत्र के, वो देखे जाते हैं दोस्तों प्रस्तावना में, जिसमें कि जो कि निचोड़ है पूरे संविधान का दोस्तों। तो संविधान के या फिर जो हमारा लोकतंत्र है उसके आदर्श हमें दिखते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारतीय संविधान में हमारे देश के लिए कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, हिंदुस्तान और भारतवर्ष। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो याद रखेंगे, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, क्योंकि वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में वर्णित है, अतः जो हिंदी वाला है तो वहाँ लिखा है हम भारत के लोग, और जो इंग्लिश वाला है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो भारत और इंडिया शब्द का यूज किया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों। याद रखेंगे, भारत और इंडिया शब्द प्रस्तावना में लिखा गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा या भारत की जनता द्वारा? तो भारत के लोगों के द्वारा स्वीकृत है दोस्तों, यानी कि भारत की जनता के द्वारा भारतीय संविधान स्वीकृत है। जो भारतीय संविधान स्वीकृत किया गया है वो भारत की जनता के ही द्वारा स्वीकृत किया गया है, क्योंकि जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो भारतीय जनता के द्वारा ही किया गया था दोस्तों। तो भारतीय संविधान जो स्वीकृत माना जाएगा वो भारत की जनता के द्वारा माना जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो उद्देशिका मतलब प्रस्तावना। संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधित किया जा चुका है? यहाँ पर है 3 बार,
2 बार, 1 बार या कभी नहीं। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 1 बार क्या किया गया है, संशोधन किया जा चुका है, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 1 बार सिर्फ उद्देशिका में संशोधन किया जा चुका है और उसमें कुछ शब्दों को हटा करके कुछ शब्द जोड़े गए थे दोस्तों। तो याद रखेंगे कि संशोधन कितनी बार हो चुका है प्रस्तावना में, 1 बार हुआ है, वो भी 1976 ईस्वी में हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। तो प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? पंथनिरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद या गणतंत्र। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो हमारी प्रस्तावना का जो प्रावधान है जिसमें यह कहा गया है कि वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करने की जो बात की जाती है वो किस शब्द के अंतर्गत छुपी हुई है? तो वो छुपी हुई है आपका गणतंत्र शब्द के अंदर। ठीक है, गणतंत्र शब्द से ही ये प्रूव होता है कि यहाँ पर सभी वयस्क नागरिकों को मतदान देने का अधिकार है और यहाँ पर जो मतलब शासन चलेगा वो जनता के द्वारा ही चलेगा दोस्तों। तो गणतंत्र एक ऐसा शब्द है जो वयस्क नागरिकों को मतदान देने का अधिकार प्रदान करता है। प्रस्तावना का यह एक प्रावधान है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो इस पर मैं आप लोगों से चर्चा कर चुका हूं दोस्तों कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें सिर्फ 1 बार संशोधन किया गया है और वो भी किया गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, तो उसी समय ये 2 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है आपको, 42वां संविधान संशोधन 1976 दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ठीक है, तो भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? यहाँ पर है मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये संविधान की 9वीं अनुसूची। तो याद रखेंगे दोस्तों कि जो धर्मनिरपेक्ष राज्य की परिकल्पना की जो बात की गई है ये आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो संविधान की प्रस्तावना में ये बात की गई है, धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात की गई है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इससे कि किस भाग में यह घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो आप कहेंगे संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। संविधान निर्माण भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। तो याद रहे दोस्तों, जो हम भारत के लोग हैं उसका मतलब यही हुआ कि भारतीय जो गणराज्य है कि प्रभुसत्ता जनता में निहित होगी। ठीक है, भारतीय गणराज्य की जो प्रभुसत्ता होगी वो किस में निहित होगी? जनता में होगी। इसी का कारण है कि ये कहा गया कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया का अर्थ क्या है? भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित होगी दोस्तों, इसे अपने माइंड में रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। गुप्त शासन, अब थोड़ा सा हिस्ट्री के क्वेश्चनों पर आते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था? तो गुप्त काल आपको याद होगा दोस्तों, उसमें एक ऐसा व्यक्ति कौन था जो खगोल वैज्ञानिक भी था और गणितज्ञ भी था? तो यहाँ पर ऑप्शन है भानुगुप्त, बाणभट्ट, आर्यभट्ट या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे दोस्तों, गुप्त शासन के दौरान जो आर्यभट्ट थे वो एक महान खगोल वैज्ञानिक भी थे और गणितज्ञ भी माने जाते हैं दोस्तों थे। ठीक है, तो आर्यभट्ट गुप्तकालीन थे और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के टाइम पर इनको आश्रय प्रदान किया गया था, यानी कि उनके दरबार में थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा थी, यानी कि गुप्त शासकों की जो दरबारी भाषा थी वो कौन थी? यहाँ पर है ऑप्शन पाली, प्राकृत, हिंदी या संस्कृत। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो गुप्त शासकों की जो दरबारी भाषा थी वो थी आपकी संस्कृत दोस्तों। ठीक है, संस्कृत भाषा गुप्त कालीन दरबारी भाषा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? यानी कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है
और B.S. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर भारत का नेपोलियन कहा है? यहाँ पर है स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त को, ब्रह्मगुप्त को या समुद्रगुप्त को। तो याद रखिएगा दोस्तों, भारत का नेपोलियन कहलाता है समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है? V.A. स्मिथ ने, एक इतिहासकार थे V.A. स्मिथ, उन्होंने भारत का नेपोलियन कहा है समुद्रगुप्त को दोस्तों। तो याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? यहाँ पर ऑप्शन है चंद्रगुप्त फर्स्ट, अशोक, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो फाहियान था और ह्वेनसांग था, दो आए थे ये चीनी यात्री। तो ह्वेनसांग भी आया था और फाहियान भी आया था, और यहाँ से दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रखेंगे, जो ह्वेनसांग है दोस्तों, हौ से ह्वेनसांग होता है और हौ से हर्षवर्धन होता है दोस्तों। ठीक है, तो हर्षवर्धन के टाइम पे आया था ह्वेनसांग, इसका मतलब फाहियान नहीं आया था हर्षवर्धन के टाइम पे, और फाहियान आया था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे 5वीं सदी ईस्वी में, 5वीं ईस्वी में दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे फाहियान किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। और ह्वेनसांग किसके टाइम पे आएगा? हर्षवर्धन के टाइम पे दोस्तों। दोनों चीनी यात्री हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा कि एक आया है हर्षवर्धन के टाइम पे और एक आया है चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। हर्षवर्धन के टाइम पे ह्वेनसांग आया है, हो से उनके नाम मिल रहे हैं, यानी कि राशि मिल रही है। तो फाहियान आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आएगा दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो प्रथम चीनी यात्री भी था फाहियान, याद रखिएगा इस बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? ठीक है, तो किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? यहाँ पर है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो ये समुद्रगुप्त है, ठीक है, समुद्रगुप्त यानी कि जिसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, इसे ही कविराज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये एक ये कह सकते हैं कि अनुभवी या वीणावादक था। ठीक है, और इस कई कविताओं का निर्माण भी किया है इन्होंने। तो गुप्त शासक समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी थे? यहाँ पर है विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन या कनिष्क। तो यहाँ पर याद रखेंगे दोस्तों, जो बाणभट्ट जो थे वो थे आपके हर्षवर्धन के राजदरबारी, और इन्होंने बाणभट्ट ने ही हर्षचरित्र लिखी है दोस्तों। हर्षचरित्र याद रखेंगे, हर्षचरित्र की रचना भी की है बाणभट्ट ने, और हर्षवर्धन के ही क्या थे? राजदरबारी थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका नाटकों के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर है बाणभट्ट, विशाखदत्त, वात्सायन या हर्षवर्धन। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो हर्षवर्धन था, ठीक है, इसकी राजधानी कन्नौज थी। ठीक है, तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटकों को लिखा था इसने, हर्षवर्धन ने दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाटक किसने लिखे हैं? हर्षवर्धन ने लिखे हैं। बहुत बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है। ह्वेनसांग दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जैसे कि मैं अभी बता भी चुका हूँ कि हौ से ह्वेन और हौ से ही हर्ष होता है, हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन के टाइम पर भारत आया था ह्वेनसांग, चीनी यात्री था। ठीक है, इसको मुख्य रूप से क्यों याद किया जाता है आज भी भारत में? यहाँ पर हर्ष के प्रति सम्मान, नालंदा में अध्ययन, बौद्ध धर्म में आस्था, सीयूकी की रचना। तो ये सभी चीज़ें थी दोस्तों कि हर्ष के प्रति सम्मान भी था उसका, नालंदा में अध्ययन भी किया था उसने, और बौद्ध धर्म में उसकी आस्था भी थी। लेकिन जो वो याद किया जाता है वो अपनी पुस्तक सीयूकी की रचना के लिए याद किया जाता है दोस्तों, क्योंकि उसने सीयूकी जो पुस्तक लिखी थी उसमें भारत के विभिन्न राजकाजों के बारे में, यहाँ की यात्रा वृत्तांत किया था उसने, तो यहाँ के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है दोस्तों। तो आ जाता है क्वेश्चन कई बार कि सीयूकी की रचना किसने की है? तो आप कहेंगे चीनी यात्री ह्वेनसांग ने की है दोस्तों। ठीक है, तो सीयूकी की रचना के लिए आज भी याद करने का मुख्य कारण है ह्वेनसांग दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप क्लियर याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? ठीक है, तो यात्रियों में राजकुमार और वर्तमान शाक्य मुनि के नाम से कौन जाना जाता है? यहाँ पर है फाहियान, ह्वेनसांग, इत्सिंग या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, वर्तमान शाक्य मुनि या फिर यात्रियों का राजकुमार जो कहलाता है, जो कि हर्ष के टाइम पे आया था, ह्वेनसांग को
कहा जाता है। यात्रियों में राजकुमार और वर्तमान शाक्यमुनि के नाम से भी इन्हें जाना जाता है दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है मेगस्थनीज, फाइयान, वहेनसांग या इत्सिंग। तो याद रखेंगे दोस्तों कि भारतीय लोग गर्म मिजाज के होते हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं और भारतीय स्वच्छता प्रेमी होते हैं। ये लिखा था वहेनसांग ने अपनी पुस्तक सीयूकी में दोस्तों। अपनी पुस्तक सीयूकी में ये बात भी लिखी थी वहेनसांग ने दोस्तों। तो याद रखेंगे कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं और भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं। तो ये वहेनसांग ने अपनी पुस्तक सीयूकी में लिखा है दोस्तों, याद रखेंगे इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो कौन सा विदेशी यात्री था जिसने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? यहाँ पर है वहेनसांग, मेगस्थनीज, इत्सिंग या फाइयान। तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले मौर्य वंश था और मौर्य वंश में भी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर मेगस्थनीज, ठीक है ना, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बन करके मेगस्थनीज भारत आया था। तो ये सबसे पहले आने वाला विदेशी यात्री है मेगस्थनीज दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले विदेशी जो भारत आया वो मेगस्थनीज है और इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य के टाइम की बातें लिखी हुई है दोस्तों। तो इंडिका पुस्तक लिखी है मेगस्थनीज ने और सबसे पहला विदेशी यात्री भी था जो भारत आकर के यहाँ पर रहा कुछ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? ठीक है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है, क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर है प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, तालपत्रों का अध्ययन या ताम्रपत्रों का अध्ययन। तो याद रखना दोस्तों, न्यूमिस्मेटिक्स जो होते हैं वो जो पुराने काल के जो सिक्के और धातुओं का अध्ययन करने के विज्ञान को ही न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। वह विज्ञान जिसमें सिक्कों और धातुओं का अध्ययन किया जाता है उसे न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि न्यूमिस्मेटिक्स में सिक्कों और धातुओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? जो नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान में बिहार राज्य में पड़ता है दोस्तों। तो नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? यहाँ पर है चिकित्सा विज्ञान, तर्कशास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन या रसायन विज्ञान। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय आपका बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। तो जो आधुनिक जो देवनागरी लिपि का जो हम प्रयोग करते हैं दोस्तों, इसका प्राचीनतम रूप क्या है? यहाँ पर ऑप्शन है खरोष्टी, ब्राह्मी, प्राकृत या पाली। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो भारत की देवनागरी लिपि है इसका प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी लिपि दोस्तों, ठीक है। ब्राह्मी लिपि से ही इसका मतलब ये कह सकते हैं कि उदय हुआ है, देवनागरी लिपि निकली है। ब्राह्मी लिपि से लिपि प्राचीनतम रूप है देवनागरी लिपि की। तो हमारी जो लिपि है वो देवनागरी है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका की गुफाएं आपने सुना होगा दोस्तों। भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो आपका मध्य प्रदेश राज्य में है, ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में है। और ये अपने जो पुरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से और नव पाषाण काल तक और आद्य ऐतिहासिक काल के तक भी इसका विस्तार रहा है, ठीक है। तो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर ऑप्शन है गुफाओं के शैलचित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाएं या सोन नदी का उद्गम स्थल। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो भीमबेटका है वो गुफाओं के शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर जो शैलचित्र बने हुए हैं उनके लिए प्रसिद्ध है और आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय भी माना जाता है तक्षशिला। तो तक्षशिला अभी वर्तमान में दोस्तों ये आपका पड़ता है पाकिस्तान में, ठीक है। जो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है उसमें तक्षशिला है, ठीक है। तो ये किसके बीच स्थित है? सिंधु व झेलम, झेलम व चेनाब, चेनाब व रावी या रावी व व्यास। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय तक्षशिला नगर है ये सिंधु व झेलम नदी के बीच स्थित है दोस्तों, ठीक है। सिंधु व झेलम नदियों के मध्य स्थित है तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाती थी, यानी कि दाईं ओर से इधर को लिखी जाती थी दोस्तों, ठीक है, ऐसे करके।
दाईं ओर से बाईं ओर के लिए लिखी जाती थी वो कौन सी लिपि थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा या खरोष्टी। तो याद रखेंगे दोस्तों, प्राचीन भारत में जो लिपि आपकी यानी कि राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर लिखी जाती थी उसे कहा जाता था खरोष्टी लिपि। ठीक है, उसे क्या कहा जाता था? खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि उल्टी लिखी जाती थी यानी कि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर है विशाखदत्त, कौटिल्य, बाणभट्ट या कलहण। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो मुद्रा राक्षस है वो विशाखदत्त ने लिखी है। और जो ये मुद्रा राक्षस पुस्तक है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य के जीवन वृत्तांत के बारे में संपूर्ण बातें कही गई है दोस्तों। तो मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक आपके विशाखदत्त हैं दोस्तों। ठीक है, एक ये नाटक है कहीं ना कहीं। तो मुद्रा राक्षस लिखा है विशाखदत्त ने। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? योद्धे कौन थे प्राचीन भारत में? यहाँ पर है बौद्ध मत का एक पंथ, जैन मत का एक पंथ, एक गणतांत्रिक जनजाति या चोलों के सामंत। तो दोस्तों, जब ये कहा जाता है कि जब मौर्य वंश का पतन हुआ तो उस समय हरियाणा में एक जनतांत्रिक यानी कि गणतंत्रात्मक एक जनजाति हुई थी। ठीक है, ये बेसिकली हरियाणा में हुई थी दोस्तों। ठीक है, हरियाणा में। ठीक है, तो यहाँ इन्हें ही योद्धे कहा जाता था। तो योद्धे कौन थे? तो आप कहेंगे एक गणतांत्रिक जनजाति थी। ये गणतांत्रिक जनजाति थी। ठीक है, जो अपने आप को स्वतंत्र महसूस करती थी। ठीक है, तो गणतांत्रिक जनजाति को योद्धे के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर है हिंदू धर्म गीता, मुस्लिम धर्म कुरान, बौद्ध धर्म धम्मपद, जैन धर्म बाइबिल। तो दोस्तों, यहाँ पर एक तरफ धर्म लिए गए हैं और दूसरी ओर उनकी पवित्र पुस्तकों के नाम लिखे गए हैं। तो हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तक गीता है, बिल्कुल सही है। मुस्लिम धर्म की कुरान है, ये भी बिल्कुल सही है। बौद्ध धर्म की धम्मपद है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जैन धर्म की बाइबिल नहीं है दोस्तों। बाइबिल है आपकी ईसाइयों की, ईसाई धर्म की। लेकिन जो जैन धर्म की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसे कहा जाता है आगम सूत्र दोस्तों। आगम सूत्र याद रखेंगे। तो आगम सूत्र किसकी पवित्र पुस्तक है? तो आप कहेंगे जैन धर्म की। बाकी यहाँ पर आप लोगों ने देख ही लिया है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और चुन चुन के आप लोगों के सामने क्वेश्चन लेकर के आता हूँ दोस्तों। तो आपका एक दायित्व मेरे लिए बनता है कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका समय शुभ रहे, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।